अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन अहमद। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेजी से इंग्लैंड के अंदर फैलता चला जा रहा था तो लोगों ने ये ऑब्जर्व किया सफेद मौत खत्म होता चला जा रहा है और एक नई ब्रीड मौत की पैदा होती चली जा रही है जो काले हैं। एवोल्यूशन को साबित करने के लिए हमें एक सबूत पेश किया जाता है कि पहले पतंगे, जिनको इंग्लिश में मॉथ्स कहा जाता है, वो वाइट कलर के होते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब फैक्ट्रीज का धुआं बहुत ज़्यादा होने लगा तो दरख्तों पर कालक आने लगी, जिसकी वजह से वाइट कलर के मॉथ्स आसानी से नज़र आ जाते और परिंदों के जरिए शिकार हो जाते। लेकिन कुछ अरसे बाद रैंडम म्यूटेशन के जरिए मॉथ्स काले रंग के पैदा होने लगे, जिनको देखना प्रीडेटर्स के लिए मुश्किल था, जिसकी वजह से उनका शिकार कम होने लगा और इस तरह वो सरवाइव कर सके। लेकिन मसला ये है कि ये इतनी सी कहानी सुनाकर बाकी बात छुपा ली जाती है। असल में हुआ कुछ यूं कि डार्विन की किताब जिसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पेश की गई थी, उस किताब को लिखे हुए 100 साल पूरे होने वाले थे, जबकि इस थ्योरी का कोई प्रैक्टिकल सबूत मौजूद नहीं था। तो इस मौके पर एवोल्यूशनिस्ट ने मॉथ्स को लेकर एक्सपेरिमेंट्स किए और दुनिया को बताया गया कि बिल आखिर डार्विन का मिसिंग एविडेंस मिल चुका है और हमने नेचुरल सिलेक्शन अपनी आंखों के सामने होते हुए देख ली है। लेकिन कुछ सालों के बाद जब दूसरे साइंटिस्ट ने उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स रेप्लिकेट करने की कोशिश की तो उनको पता लगा कि उन तजर्बात में बहुत सी खामियां थी। और यही नहीं बल्कि दुनिया को जो एवोल्यूशन के प्रूफ के लिए तस्वीर दिखाई गई थी वो भी पता लगा फेक थी। मरे हुए मॉथ्स को लेकर दरख्त पर चिपकाया गया और तस्वीर लेकर मशहूर कर दी गई। एक काफ़ी मकबूल एवोल्यूशनिस्ट जेरी कोइन अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब मुझे ये फ्रॉड मालूम हुआ तो मेरी हालत वही थी कि जब बचपन में मुझे पता लगा था कि क्रिसमस पर गिफ्ट सेंटा क्लॉज नहीं बल्कि मेरे वालिद लाया करते थे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं तो कितने सालों तक इसको एवोल्यूशन के सबूत के तौर पर पढ़ाता रहा हूँ। और चले मान लेते हैं कि ये वाकई नेचुरल सिलेक्शन का सबूत है, लेकिन ये बात क्यों नहीं बताई जाती कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो ब्लैक मॉथ्स की तादाद में इजाफा हुआ था, तो जब इस पोल्यूशन पर कंट्रोल कर लिया गया तो इनकी तादाद भी वापस आ गई, यानी सारी एवोल्यूशन रिवर्स हो गई, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन तख्लीक का सबूत है कि जानदार कैसे अपने माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। ये जानदारों की खसूसियत है ना कि उनके डीएनए के जरिए वेरिएशंस पैदा होती हैं जो अपने आप को माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं। सिलेक्शन तो बाद में हुई, नेचर के सिलेक्ट करने से पहले ये काबिलियत कहाँ से आई कि मॉथ्स काले रंग के पैदा होना शुरू हो गए। अब इससे पहले कि कोई ये कहे कि ये वेरिएशंस रैंडम म्यूटेशन के जरिए आई, तो इसका जवाब साइंटिस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं कि ये चेंज कोई रैंडम म्यूटेशन की वजह से नहीं बल्कि एक माइक्रो आरएनए के जरिए कंट्रोल होती है, जो कि इटसेल्फ नॉन कोडिंग रीजन में होने की वजह से एवोल्यूशन के नजदीक जंक होना चाहिए था। यानी रैंडम म्यूटेशन वाली कहानी भी गलत निकली और सर्वाइवल के लिए जो माइक्रो आरएनए इस्तेमाल होता है वो भी इनके हिसाब से गैर जरूरी था। अब बजाय कि इस काबिलियत के बारे में सोचें कि ये जानदारों में कहां से आई, तो इससे जान छुड़वाने के लिए सारा मुद्दा डाल देते हैं कि बस रैंडम म्यूटेशंस होती हैं और नेचर सिलेक्ट कर लेती है। एक आखिरी और अहम नुक्ता ये है कि ये एग्जाम्पल आखिर एवोल्यूशन का सबूत कैसे है, क्योंकि आपने साबित करना था कि एक सिंगल सेल इवॉल्व करता हुआ मछलियों, पौधों, परिंदों और तमाम जानवरों में कैसे इवॉल्व हुआ। सिर्फ रंग तब्दील होना या इस तरह की छोटी छोटी तब्दीलियां तो हम हर रोज देखते हैं। सबूत इस बात का देना है कि मुख्तलिफ नस्लों के जानदार आपस में कैसे रिलेटेड हैं। उस बात को ना साबित कर सकते हैं ना ही इसका एविडेंस है। तो जो चीज़ हमारी ऑब्जर्वेशन में है और जिस पर हमारा इत्तिफाक है उसको घसीट कर इस तरफ लेके आते हैं कि इससे एवोल्यूशन साबित होती है। इस तरह की तब्दीलियां जिसको माइक्रो एवोल्यूशन कहा जाता है उस पर तो इख्तिलाफ है ही नहीं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों कलर के मॉथ्स आपस में ब्रीड भी कर सकते हैं। तो मैक्रो एवोल्यूशन तो दूर की बात है, यहाँ पर तो स्पीसिएशन भी नहीं हुई। अब अगर कोई ये कहे कि ये छोटी छोटी तब्दीलियां लंबे अरसे तक होती रहें तो मैक्रो एवोल्यूशन भी हो सकती है, तो ठीक है, हम फॉसिल रिकॉर्ड में जाकर देख लेते हैं कि ये मॉथ्स पहले किस हालत में थे और इनमें वक्त के साथ क्या तब्दीली आई। 2011 की ये स्टडी है कि जिसमें 47 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना फॉसिल पेश किया गया है। देखने पर पता लगता है कि इतना अरसा गुजरने के बाद मॉथ्स इवॉल्व होते हुए बिल आखिर मॉथ्स ही रहे। जो सीड खाने वाली फिंच थी वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में निकल पड़ी, उसकी एवोल्यूशन और हुई, और जो वर्म्स खाने वाली फिंचेस थी उनकी एवोल्यूशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। डार्विन्स फिंचेस को एवोल्यूशनिस्ट सबूत के तौर पर बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं और हमें बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने आइलैंड पर खुद ये ऑब्जर्व किया कि जब मौसम तब्दील होना शुरू हो गया और सर्दी की वजह से खुराक कम होने लगी
तो इन चिड़ियों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया और कुछ ही अरसे बाद जो चिड़ियां सर्दियों में मौजूद हार्ड नट्स को तोड़कर खा सकती थीं, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाई। तो ये एवोल्यूशन का सबूत बताया जाता है कि सिर्फ वही चिड़ियां सर्वाइव कर सकी कि जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के जरिए हार्ड नट्स को तोड़ने के लिए मोटी चोंच इवॉल्व कर ली। और वक्त के साथ हमने अपनी आंखों से देख लिया कि कैसे बारीक चोंच वाली चिड़ियां मोटी चोंच वाली चिड़ियों में इवॉल्व हो गई। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि साइंटिस्ट की उसी ऑब्जर्वेशन में ये भी देखा गया कि कुछ महीनों बाद जब मौसम वापस तब्दील होना शुरू हो गया तो ये सारी एवोल्यूशन रिवर्स हो गई, यानी बारीक चोंच वाली चिड़ियों की तादाद फिर वापस आ गई। यानी एवोल्यूशन की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि जानदारों में ये काबिलियत है कि वो माहौल के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। तो अगर आप ये एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट चेंज होने से स्पीशीज में रद्दोबदल आता है और जब इन्वायरमेंट पुरानी हालत में जाती है तो ये तब्दीली भी वापस चली जाती है, तो नेट चेंज तो जीरो है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगर इसी तरह आगे पीछे तादाद तब्दील होती रहेगी तो मैक्रो एवोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो फिर आपकी वो सिंगल सेल टू ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी का इस एग्जांपल से कोई ताल्लुक नहीं। एंटीबायोटिक्स अगर एक सेट ऑफ बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं तो कोई ना कोई बैक्टीरिया उसमें बच जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। और क्योंकि वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है उसकी कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से नहीं मरता। वो वाला बैक्टीरिया जो नहीं मरता वो रिप्रोड्यूस कर जाता है। जैसा कि तैमूर साहब ने खुद एक्सप्लेन किया कि जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो कुछ एनोमलस बैक्टीरिया पर उसका असर नहीं होता, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया बच जाते हैं और रिप्रोड्यूस होकर बिल आखिर एंटीबायोटिक मेडिसिन से रेजिस्टेंस शो करते हैं। लेकिन इस एग्जांपल का अनफॉर्चुनेटली इनकी एवोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 10 संदूक हैं जिनमें आपने ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं। अब एक चोर आता है और उसने किसी तरह एक मास्टर की बनवा ली है जिससे वो आपके संदूक खोलकर सामान ले जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि सोने ज़ेवरात वाला संदूक तो बच गया है। फिर आपको पता लगता है कि असल में इस संदूक का ताला पहले से ही ख़राब था और आप शुक्र करते हैं कि आपने वो सही नहीं करवाया, वरना चोर बिल्कुल सही चाबी लाया था। इसको आप वक्ती तौर पर तो ये कह सकते हैं कि ताले में उस खराबी की वजह से मुझे फ़ायदा हो गया, लेकिन तवील मुद्दत में देखें तो वो संदूक आपके किसी काम का नहीं होगा और ज़रूरत पड़ने पर आपको सही करवाना पड़ेगा। इसी तरह जो बैक्टीरिया म्यूटेटेड होते हैं और दवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं, हो सकता है कि वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में ओरिजिनल बैक्टीरिया के मुकाबले में कमज़ोर हों। और मज़े की बात यह है कि ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक से 5000 साल पहले भी मौजूद थे। एंटीबायोटिक्स ने बस ये किया कि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर दी। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि ब्लैक मॉस और चिड़ियों की पॉपुलेशन एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इंक्रीज हो गई। तो इसका आपकी एवोल्यूशन से क्या ताल्लुक बनता है? मुझे दोबारा याद करवाना पड़ रहा है कि आपने ऐसा प्रोसेस साबित करना है कि जिससे एक इमेजिनरी सिंगल सेल में इंफॉर्मेशन ऐड होती रहे और वक्त के साथ वो मिलियंस ऑफ स्पीशीज में इवॉल्व कर जाए। अगर आप ये एग्जांपल देंगे कि बैक्टीरिया किसी जीन में खराबी की वजह से वक्ती तौर पर सर्वाइव कर गया, तो ये तो डी एवोल्यूशन है। कल को अगर हम इस पॉपुलेशन को कोई और एंटीबायोटिक्स देंगे तो उनमें से फिर मजीद डिफेक्ट वाले बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएंगे और इसी तरह करते हुए शायद पूरी स्पीशी ही एक्सटिंक्ट हो जाए। जबकि आपने इसके ऑपोजिट साबित करना है कि वक्त के साथ स्पीशीज बेहतर कैसे होती हैं। आई नो कि आप लोगों के पास इसकी कोई खास एग्जाम्पल नहीं, जबकि दूसरी तरफ साइंटिफिकली हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्पीशीज में वक्त के साथ कई तरह के डिसऑर्डर्स और म्यूटेशंस ऐड होती जा रही हैं। यानी दूसरे लफ्जों में रियल वर्ल्ड के अंदर एवोल्यूशन का बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। Can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome? Can you just stop? I think